अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 16 में हमने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स और एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 17, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने डिस्कस करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 को हमने 17 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर आपने उस लेक्चर को वॉच किया तो ये एमसीक्यूज भी आपके लिए इजी है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर एडेड टू ऑब्टेन। कह रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको क्या कहते हैं? आपके पास ऑब्टेन क्या हुआ, हासिल क्या हुआ, दोनों को ऐड करने से आपके पास मिला क्या, क्या चीज ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखे P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक मास का, जो हम शो कर दें ए से, और एटॉमिक नंबर हम Z से शो कर दें, एटॉमिक मास हम ए से शो कर दें। अब यहां पे चॉइस में आप देख सकते हो, नंबर ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बी में नंबर ऑफ न्यूक्लॉन है, और सी में आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, डी में नंबर ऑफ आइसोटॉप्स है। ए में जो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बी में जो कह रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लॉन। न्यूक्लॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल का जो तादाद है उसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में, इसलिए उन पार्टिकल को क्या नाम दिया? न्यूक्लॉन्स का नाम दिया। ठीक है, और यहां पे लिखा है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट भी नहीं हो सकते, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का या किसी भी एटम में जो मौजूद प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन को मैं क्या कह सकता हूं? एटॉमिक नंबर। डी में आपके पास क्या है? नंबर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का जो टॉपिक है वो भी हमने डिस्कस किया है। वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास बार बार चेंज हो, इसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, तो यहां पे एटॉमिक मास तो है नहीं कि मैं उसके ऊपर टिक लगा दूं, लेकिन वो तो है नहीं। यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लॉन है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो पार्टिकल है वो कहां पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स। तो इसके ऊपर आपने टिक लगाना, बी के ऊपर। यह था एमसीक्यूज नंबर ऑफ 1। एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ मूव कर दे। इफ प्रोटॉन या इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 19, प्रोटॉन का जो तादाद है वो आपके पास गिवन है 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये भी आपको पता है। अगर आपने लेक्चर को वॉच किया है तो ये भी इजी है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। क्यों? क्योंकि इसने कौन से रूल को फॉलो किया? डोबलेट रूल। डोबलेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा किसी भी एलिमेंट के पहले शेल में या किसी भी एटम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। उसके बाद जितने भी शेल है उसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन रखने। ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी शेल है वो कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में कितने? 1। क्यों? क्योंकि 19 है। 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19। यहां पे आपने किसके ऊपर टिक लगाना है? बी के ऊपर लगाना है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इफ नंबर ऑफ न्यूक्लॉन ऑफ पोटेशियम इज 39, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी। न्यूक्लॉन जो आपके पास है वो कितने हैं? 39 है। न्यूक्लॉन, न्यूक्लॉन को मैं क्या कह सकता हूं? एटॉमिक मास कह सकता हूं। ये भी आपको पता है। एटॉमिक न्यूक्लॉन आपके पास क्या है? ए। यहां पे मैंने सी लिखा, न्यूक्लॉन फॉर एग्जांपल। ठीक है, एटॉमिक मास के बराबर है। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे तो आप क्या चीज मालूम कर सकते हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो। तो इसका 39 है, एटॉमिक नंबर आपके पास 19 है, माइनस कर दे कितना आ गया? 20। तो यहां पे किसके ऊपर टिक लगाना है? 20 के ऊपर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 4। द आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन एबंडेंस ऑफ। कार्बन 12 जो है नेचर में कितना परसेंट पाया जाता है? इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि ये नेचर में कितना पाया जाता है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14,
यहाँ पे तो कार्बन 12 का पूछा है, कार्बन 13 का भी पूछ सकते हैं, कार्बन 14 का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया उसको भी वॉच कर सकते हो आप, ठीक है। प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर इस चैप्टर के वो मौजूद है। तो यहाँ पे किसके ऊपर टिक लगाना है? 98.8%। एमसीक्यू नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, या अल्फा पार्टिकल जो भी है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे या पॉजिट्रॉन, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का करना है? इलेक्ट्रॉन का करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने टिक लगाना। एमसीक्यू नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। यहां पे कह रहे हैं कि मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किस चीज का है? तो आपको पता है कि प्रोटॉन तो नहीं है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल। सबसे मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो किसका होता है? वो आपको पता है कि गामा रेस। किसका होता है? गामा रेस। लेकिन उसके बाद गामा रेस के बाद न्यूट्रॉन का होते हैं। क्यों? वजह, क्योंकि गामा रेस किस चीज से बना है? गामा रेस का जो प्रॉपर्टीज है वो किसके साथ मैच हो रहे? प्रोटॉन के साथ मैच नहीं हो रहे। गामा रेस का जो प्रॉपर्टीज है वो किसके साथ मैच हो रहे? इलेक्ट्रॉन के साथ भी मैच नहीं हो रहा है। तो गामा रेस का जो प्रॉपर्टीज है वो न्यूट्रॉन के साथ मैच हो रहे, जिस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि गामा रेस के बाद मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका है? वो है न्यूट्रॉन का। तो यहां पे आपने न्यूट्रॉन के ऊपर टिक लगाना, ठीक है बेटा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7, हाउ मेनी सब शेल इन एल शेल। एल शेल में कितने सब शेल है? ठीक है, तो ये भी इजी है। एल शेल में कितने सब शेल है? सबसे पहले आपके पास जो शेल 1 है उसका नाम क्या है? के शेल। के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, ये आपको पता है। और यहां पे सब शेल एक होता है S2। इसके बाद होता है एल शेल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? H। इसके अंदर कौन सा सब शेल मौजूद होता है? Sb होता है, S2 और P6। कितने हुए? 2 और 6, कितने हुए? 8। तो एल शेल में कितने सब शेल है? आप मुझे बता सकते हो कि एल शेल में कितने सब शेल है? 2। बी के ऊपर आपने टिक लगाना। इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 8, डी ब्रोगल भी कह सकते हो, डी ब्रोगली भी कह सकते हो, ठीक है। आप अगर कहे कि डिब्रोगल का हो तो डिब्रोगल भी कह सकते हो, डिब्रोगली भी कह सकते हो। डी ब्रोगल या डिब्रोगली एक्सटेंड द वेव डुअल करेक्टर, या वो डुअल करेक्टर के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। डुअलिटी टू इलेक्ट्रॉन इन। डी ब्रोगल या डिब्रोगली ने हमें किस चीज के बारे में बताया था? वेव का जो नेचर है उसने कहा था डुअल करेक्टर बिहेवियर है या डुअल करेक्टर है। क्या आपके पास क्या चीज डुअल करेक्टर है? लाइट, ठीक है। एजा उनका जो बिहेवियर है वो एजा वेव भी है, एजा पार्टिकल भी है। ये किसने कहा था? डिब्रोगल ने कहा था या डिब्रोगली ने कहा था? कौन सी सन में कहा था? ये भी आपको पता है, ठीक है। कौन सी सन में? 1923 में इसने कहा था, 1923 में कहा था, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9, नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक स्क्रीन यूज किया था। किस चीज के लिए यूज किया था? उसने उस स्क्रीन को या उस शीट को इसलिए यूज किया था ताकि उसके ऊपर कोई पार्टिकल लगे, कोई एनर्जी लगे, वहां से फ्लैशेस प्रोड्यूस हो जाती है। फ्लैशेस यानी रोशनी, चमक प्रोड्यूस होती है। अगर उस शीट के ऊपर कोई पार्टिकल लगे, कोई एनर्जी हीट करे, हीट करने के बाद वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस होगा? फ्लैशेस प्रोड्यूस होगी, रोशनी प्रोड्यूस होगी। तो वो जो रोशनी प्रोड्यूस होगी वो शीट किस चीज का शीट था? वो किस चीज का स्क्रीन था? वो उनके बारे में आपसे क्वेश्चन करें। एल्यूमिनियम फॉयल, जिंक सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो जिंक सल्फाइड के अंदर होता है। जिंक सल्फाइड का अगर आप शीट ले ले, उसके ऊपर कोई एनर्जी लगे, कोई लाइट लगे, कोई रोशनी लगे, लगने के बाद वहां से चमक प्रोड्यूस होती है, वो आपके पास क्या है? जिंक सल्फाइड, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 10, विच रेज आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को, जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर से लेकर जो सर्जन वगैरह यूज करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उन इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए एक प्रोसेस होते हैं, उनको साफ करने के लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन। वहां पे कौन सा फिनोमेना होता है? कौन सा फिनोमेना के थ्रू आपने इन चीजों को साफ करना है? प्रोसेस का नाम तो यही है, स्टेरिलाइजेशन। लेकिन वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है नाम तो यही है,
लेकिन रेस कौन सा है, अल्फा रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, बीटा रेज है। तो यहां पे गामा रेस के थ्रू स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 17, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है, और चैप्टर नंबर 1 के भी कुछ लेक्चर हुए, कुछ लेक्चर बाकी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी अपलोड कर दूं, चैप्टर नंबर 1। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।